मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज मुख्य परीक्षा की रणनीति के संदर्भ में कुछ मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को आयोजित हो चुके हैं। अब आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। उचित रणनीति के साथ तैयारी कीजिए क्योंकि समय जो है काफ़ी कम है। रणनीति में अगर कोई भी कमी होती है तो फिर आप रिजल्ट की दौड़ से, मुख्य परीक्षा की तैयारी की दौड़ से पिछड़ सकते हैं, भले ही आपका स्कोर बहुत हाई हो। वर्तमान में भी शुरू में काफ़ी लोग खुश थे कि बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया है, कुछ लोग उदास थे कम स्कोर हुआ है, 125 में होगा नहीं, 130 में होगा नहीं। धीरे धीरे सबका स्कोर भी डाउन हुआ, आपने देखा। अब 140 से ऊपर वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो कट ऑफ मैंने बताया था कि 120 के आसपास रहेगा, उसके आसपास अच्छे कैंडिडेट का उतना स्कोर है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जिनका 140 से अधिक है लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई है, वो अत्यधिक तनाव में है। लेकिन जिनका 120 से भी ऊपर हर मुख्य परीक्षा की तैयारी है, वो तनाव फ्री होकर के अपने राइटिंग प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप स्कोर बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि आप बधाई के पात्र हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा स्कोर करके रिजल्ट का परित्याग कर देना एक तरीके से, अगर मुख्य परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं। 2-2.5 महीना ही है तो हिम्मत मत हारिए। कुछ खास टारगेट को पूरा करके जाने का प्रयास कीजिए। यानी कि जो आपके 5 पेपर हैं, पाँचों पेपर में प्रैक्टिस जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसलिए प्रयास जरूर कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं और टीचर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की जैसे ही बात आती है कैंडिडेट भी घट जाते हैं क्योंकि कम रिजल्ट आएंगे। टीचर्स की संख्या में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। अब मुख्य परीक्षा जो है आपको रणनीति से करना है। रणनीति जो मुख्य परीक्षा का जेपीएससी का होता है, कोई एक रणनीति से तो इसका आपका काम नहीं चल सकता है। रणनीति कई प्रकार के हो सकते हैं, आपके पर्सनल भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक कॉमन रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इस संदर्भ में और भी वीडियो आएंगे। अभी कुछ प्रारंभिक जो मूल चीज़ हैं मुख्य परीक्षा के लिए, उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिनको भी नोट्स और क्लास से संबंधित दिक्कत हो, वहाँ पर बहुत फास्ट और तीव्र गति से क्लासेस चल रहे हैं। आप रेनेसा इसको 9661163344 पर मैसेज कर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा का तैयारी है वही आपका आधार है कि आपको कौन सा रैंक मिलने वाला है। मुख्य परीक्षा में अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं, फिर इंटरव्यू भी अच्छा करते हैं, तो आपके रैंक्स जो हैं अच्छे हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ी होती है, एक भी सब्जेक्ट में अगर गड़बड़ी होती है, पांचों सब्जेक्ट में, तो फिर भविष्य में रैंक प्रभावित हो सकता है, इंटरव्यू कॉल नहीं हो सकता है। और मुख्य परीक्षा पूरी तरीके से राइटिंग स्किल का खेल है। राइटिंग आप कितना बेहतर कर सकते हैं, है ना, कितना प्रेजेंटेशन का आपका पावर क्या है, भूमिका निष्कर्ष आप किस रूप में लिखते हैं, आपका कंसेप्ट कैसा क्लियर है किसी भी टॉपिक के प्रति, ये सारे चीज़ महत्व रखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर लिखने को जाते हैं तो आपके मन में उठता होगा कि लिखें क्या, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आखिर लिखें क्या। लिखने के लिए निश्चित रूप से नोट्स चाहिए। नोट्स का किन्हीं को भी दिक्कत है तो रेनेसा इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोट्स है तो फिर उसको याद करना है, क्योंकि देख करके तो एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है ना। नोट्स अपने अक्षर में लिखा हुआ होना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नोट्स से ही केवल काम नहीं चलता है, नोट्स के साथ आपका सिनॉप्सिस तैयार होना चाहिए, हर टॉपिक से रिलेटेड कोट्स एंड स्टेटमेंट तैयार होना चाहिए, संभावित प्रश्न आपका तैयार होना चाहिए। इन सारे चीज़ों के साथ ही आपके अस्त्र शस्त्र होते हैं मुख्य परीक्षा में। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होकर के जा सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पर देख करके नहीं लिखना है। और एक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग सिर्फ कंसेप्ट की बात करते हैं, सिर्फ कंसेप्ट की बातें यहाँ नहीं करना है। आपको फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों का बहुत सुंदर मिश्रण बनाते हुए अपना एक कंसेप्ट बनाना है। ये कंसेप्ट जो है आपको कहाँ से मिलेगा, बुक से मिल सकता है, टीचर से मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप सिविल सेवक भविष्य में बनने वाले हैं। आप किसी और के विचारों से लंबे समय तक प्रभावित नहीं हो सकते हैं। उस गुण को मुख्य परीक्षा में ही प्रदर्शित आपको करना है। इट मीन्स, ठीक है, राइटर ने कुछ और कहा, किसी नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या सोचते हैं
कोई भी घटना होता है आपके मोहल्ले में, घर में, फिल्म में, किसी खेल में, राजनीति के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आप विश्लेषण तो जरूर सभी लोगों को करते देखे होंगे, आप भी किए होंगे। सबके विचार अलग अलग होते हैं, क्लियर। तो जब वहाँ पर आप विश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उस घटना से आप परिचित हैं, बस उसी गुण को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो उस नोट से आपको परिचित होना चाहिए, उन घटनाओं से परिचित होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके फैक्ट्स मजबूत हैं, उस फैक्ट्स के आधार पर आपको एक विश्लेषण की क्षमता आप में डेवलप होना चाहिए। भरपूर सोचिए, भरपूर लिखिए, क्लियर। और कोई भी आंसर जब आप लिखते हैं तो आंसर के जो है 3 प्रमुख पार्ट होते हैं, एक भूमिका, दूसरा मेन बॉडी पार्ट, तीसरा निष्कर्ष, क्लियर। भूमिका जो है, बहुत सारे लोग मुख्य परीक्षा के 3-4 साल तैयारी करते रह जाते हैं और ये पता ही नहीं चलता है कि आखिर भूमिका कैसे लिखा जाए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, है ना। बहुत सारी, एक बहुत ही बड़ा समस्या है। निष्कर्ष तो लिख भी लेते हैं कुछ कुछ, भूमिका जो है बहुत बड़ा समस्या होता है। भूमिका पर मैंने एक अलग वीडियो ही बना दिया है, उसको भी सर्च करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। लेकिन भूमिका ये समझ लीजिए कि आपका जो एक संविधान जैसे होता है, संविधान का जिस तरीके से प्रस्तावना होता है, उतना ही महत्व जो है किसी भी सिविल सेवा के किसी भी क्वेश्चन के आंसर में भूमिका का। प्रस्तावना जिस तरीके से पूरे संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, कौन से दिशा में संविधान जाने वाला है यह स्पष्ट करता है, और भूमिका भी उसी तरीके से एक तो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है पहला, दूसरा आपके उत्तर को भी रिप्रेजेंट करता है, कड़ी के रूप में काम करता है, आपके उत्तर का और क्वेश्चन के कड़ी के रूप में काम करता है। और वह भूमिका ही होता है, वो इंट्रोडक्शन ही होता है। जब परीक्षक कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले उसे ही देखता है। विश्वास मानिए कि परीक्षक अगर एक्सपीरियंस हो तो सिर्फ आपकी भूमिका को पढ़ के वह अंदाज लगा लेता है कि आपका आने वाला उत्तर जो है कैसा होने वाला है। तो इतना अधिक महत्व है भूमिका का। भूमिका जब भी आप लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन से संबंधित होना चाहिए, और बाजारू किस्म का शब्द पूरे उत्तर में भूमिका सहित नहीं करना है, प्लस साहित्यिक और स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज नहीं करना है जो कि सामान्य रूप से यूज नहीं किया जाता है। एक शिक्षित वर्ग के व्यक्ति जो भी यूज करते हैं उन सारी चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। संक्षिप्त होनी चाहिए, जो कंप्लीट उत्तर अगर आपका 500-700 वर्ड का है तो लगभग 6-7% उसका भूमिका का शब्द होना चाहिए। भूमिका से पहले आप कोट्स एंड स्टेटमेंट को डाल सकते हैं जो भूमिका को सशक्त बना सकता है। कोट्स एंड स्टेटमेंट जो होते हैं वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उस संदर्भ में जिस टॉपिक पर उत्तर लिख रहे हैं उनके विचार हो सकते हैं। आपके द्वारा सेल्फ क्रिएटेड स्लोगन्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक से जुड़ाव रखना चाहिए। उसके बाद आता है आंसर का सबसे बड़ा पार्ट, मेन बॉडी पार्ट। यहीं पर आपके परफॉर्मेंस मार्क्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, है ना। और ये इतना आसान ये भी नहीं होता। मेन बॉडी पार्ट में बैचलर वाली मेंटलिटी से निकलना होगा। सीधे सीधे एकदम निबंध टाइप का लिख दिए, मार्क्स का आशा मत रखे। जितना भी आप कंटेंट डाले हैं कुछ होने जाने का नहीं है, है ना। प्रेजेंटेशन जो दिखाना है उसमें भी विविधता होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। मैप का पता नहीं है, फ्लो चार्ट का पता नहीं है, डायग्राम, सन डायग्राम, सेमी सन डायग्राम एंड जो भी आप अन्य डायग्राम का यूज करते हैं कुछ पता ही नहीं है। मैप का नहीं पता है, ना आपको भारत का मैप डालना है, ना झारखंड का, ना वर्ल्ड का। लेकिन अगर ये सब आप करते हैं तो मेन बॉडी पार्ट जो है आपका नीरस बन जाएगा, बोझिल बन जाएगा, और सारा का सारा जो है आपका मेहनत बेकार जा सकता है। इट मीन्स आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी सेक्शन हैं साइंस, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, जहाँ पर आपको डाटा डालना है, डाटा के साथ सोर्स को भी डालना है, इसका ध्यान रखिएगा। डाटा भी संक्षिप्त होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए। मानचित्र में कुछ भी दिखाते हैं तो यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि लेवलिंग वगैरह कर दीजिए, कुछ कुछ लिख दीजिए। और जो भी आप चाहे सेंटेंस के रूप में लिख रहे हैं या फिर फ्लो चार्ट के रूप में, डाटा के रूप में, ध्यान रखिए कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए मेन बॉडी पार्ट में। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि एक ही लाइन को घुमा फिरा करके बार बार लिख रहे हैं, गलत है।
ये सब कैच हो जाता है परीक्षक के द्वारा, तुरंत कैच हो जाता है। ये मत सोचिएगा हज़ारों कॉपी में मेरा ही देखेगा, क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। देखेगा, गलत अगर आप करेंगे तो वहीं सीधे नज़र जाता है। और सेंटेंस जो होना चाहिए, अरेंजमेंट और फ्लो वो बहुत बेहतर होना चाहिए। प्लस राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्तनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपसे आशा परीक्षक रखता है कि आप सिविल सेवा का मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, आप हर्षी दीर्घिकार में, स्पेलिंग्स में, इंग्लिश में सब गलती न करें। क्लियर? तो एक बस समझ लीजिए कि जब आप उत्तर लिख लेते हैं फिर आप वॉच करते हैं तो आपको अच्छा फील होना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, इट मीन्स मार्क्स मिलने जा रहा है। आप ही खुद ही आप कंफ्यूज हैं कि आखिर हम लिखें क्या है, ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, तो मार्क्स का ऐसा मत रखिए। लास्ट में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष जो आपका होता है वो सकारात्मक होना चाहिए। क्लियर? चाहे आलोचना करने को क्यों ना कहा गया हो, निष्कर्ष होना चाहिए सकारात्मक, विचारात्मक और सलाहकारी। क्लियर? सलाहकारी होना चाहिए और भविष्य उन्मुखी होना चाहिए। निष्कर्ष जो भी आपका होगा वो भूमिका को उतार नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष अलग होता है, वो फिनिशिंग पॉइंट होता है, भूमिका अलग होता है। क्लियर? आप खुद सोचिए, जब आप किसी से मिलने को जाते हैं, कोई आपसे मिलने आता है, शुरू में कुछ औपचारिक बातें होती हैं, वो भूमिका हुआ, आपके फिर काम के मुद्दे हुए, वो मेन बॉडी पार्ट हुआ, फिर जब एक दूसरे से आप अलग होते हैं, विदा लेते हैं, उस समय भी कुछ औपचारिक बातें होती हैं, वो निष्कर्ष हुआ। तो पहले और बाद वाले में दोनों में डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस भूमिका और निष्कर्ष में होता है। इसलिए भूमिका में जो लिखें फिर वही उतार दें निष्कर्ष में, तो रिपीटेशन करेंगे तो आप कैच हो जाएंगे, मार्क्स जो हैं आपके घट जाएंगे। तो इन चीज़ों पर आपको उत्तर देना है, ध्यान रखना है मुख्य परीक्षा के उत्तर में। और साथ ही आपको इतना आसान मुख्य परीक्षा नहीं रह गया, खास करके टेल क्वेश्चंस की तैयारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए। क्लियर? हाल ही में मैं क्लास ले रहा था, उससे में ये बताया गया था कि सरना धर्म जो आप लोगों को पढ़ना है तो उसमें पूछ सकता है लास्ट में, क्या इससे संवैधानिक रूप से सरना को धर्म का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा सरना कोड को मान्यता दे दी जानी चाहिए केंद्र को, और जनगणना में जो है शामिल किया जाना चाहिए इसे एक पृथक धर्म के रूप में। तो इस सब पर आपका स्पष्ट विचार होना चाहिए। अगर स्पष्ट विचार नहीं रहेगा, और निष्पक्ष भी होना चाहिए, है ना, स्पष्ट निष्पक्ष तर्क सहित नहीं रहेगा विचार, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर उलझ जाएंगे ऐसे प्रश्नों में, और आधा उत्तर लिख पाएंगे जो सीधा सीधा आप याद करके गए हैं। प्लस टेल क्वेश्चन में कुछ और भी आते हैं, आलोचना, परीक्षण, मूल्यांकन, समीक्षा। ये देख करके थोड़ा सा डर लगने लगता है कैंडिडेट्स को कि अब क्या लिखा जाए। तब डर आपको लगेगा जब इसकी तैयारी करके नहीं जाइएगा। अगर तैयारी करके जाइएगा तो डरने वाली चीज़ नहीं है, ये वास्तव में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। अगर इस तरीके का जोड़ा जाता है तो फिर आप ओपन हो जाते हैं, है ना। टॉपिक्स से रिलेटेड मूल्यांकन हो, समीक्षा हो, आलोचना हो, जो भी कहा गया है उसका एक अलग हेडिंग दे करके उसको स्पष्ट कीजिए और टॉपिक से जोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आलोचना, समीक्षा, मूल्यांकन वगैरह परीक्षण कुछ भी पूछा जाता है तो उसके अनुसार भूमिका में थोड़े से चेंजेस आते हैं। निष्कर्ष इस स्थिति में आप छोटा कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आपने ऑलरेडी परीक्षण, मूल्यांकन और लास्ट में ही लिखा जाता है जनरली, तो वहाँ पर आप वर्ड्स को खर्च कर चुके हैं। एक अनुपात जो होना चाहिए मेन बॉडी पार्ट में, भूमिका में, निष्कर्ष में, आलोचना, मूल्यांकन, तो आप क्वेश्चन पढ़ करके कहाँ पर कितना वर्ड्स को महत्व देना है उसको आपको ध्यान रखना है, अन्यथा उत्तर जो है असंतुलित हो सकता है। जिस तरीके से समय प्रबंधन जो है बहुत ज़रूरी है 3 घंटे में, उसी तरीके से ज़रूरी है कि वो जो 40 मिनट्स आप ले रहे हैं किसी भी लॉन्ग आंसर को लिखने में, उसमें किस पार्ट पर कितना समय दिया जाए, वहाँ पर भी प्रबंधन करना जरूरी है, अन्यथा आपका उत्तर जो है असंतुलित हो जाएगा, मार्क्स जो है प्रभावित होगा। आलोचना करना है, सिंपल आलोचना कर दीजिए। मूल्यांकन करना है तो वहाँ पर या समीक्षा या परीक्षण करना है, तीनों लगभग समान चीज़ें हैं हल्के फुल्के अंतर के साथ। तो अगर आपको इन 3 चीज़ों को करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु जो हैं आपको पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए, जिस टॉपिक पर भी आप ये कर रहे हैं, और आपके क्या विचार हैं ये क्लियरिटी होना चाहिए। अगर ये सारे हैं तो प्रैक्टिस के बाद ये सब कंट्रोल हो जाता है, ये सब कोई विशेष मुद्दा नहीं है। तो इन चीज़ों पर आपको मुख्य परीक्षा के दौरान जो है ध्यान रखना है। और आज विशेष रूप से मैं पेपर 3 के बारे में भी बताना चाहूँगा कि टोटल वहाँ 8 सेक्शन हैं,
तो सारा का सारा करके मत जाइएगा, 4 सेक्शन को कंप्लीट कीजिए, बाकी को सिलेक्टेड कीजिए, उससे काम आपका हो जाएगा। सारा करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं प्रभावित हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स है तो वहाँ पर डाटा वगैरह नया जो भी डाटा है, बजट, आर्थिक समीक्षा, तो जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड डाटा हैं वो सबको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग केवल करके एग्जाम हॉल में, मुख्य परीक्षा में मत जाइए, वहाँ पर उलझ करके रह जाइएगा। और कोई भी तैयारी में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो रेनेसा IAS से आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। रिजल्ट के बारे में मैंने बता ही दिया कि 20 अप्रैल तक आने की संभावना है, रिजल्ट आ सकता है, ऐसे कोई गारंटी यहाँ नहीं होता है, लेकिन 20 अप्रैल तक लगता है डाल देगा। जो भी आपने आपत्ति वगैरह डाला है उसको निदान करते हुए डाला जाएगा रिजल्ट। मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है तो जून में मेरे विचार से होना चाहिए, लेकिन आपको तैयार हो जाना चाहिए मई लास्ट वीक तक, क्योंकि फिर रिवीजन भी तो आपको करना है। सीधे केवल पढ़ करके, याद करके, प्रैक्टिस करके सीधे तो नहीं चले जाइएगा, फिर सारे को 5-5 दिन भी रिवीजन करना होगा। बहुत बुद्धिमानी से पेपर 3 में 8 में से 4 सेक्शन का चयन कीजिए। कुछ ऐसा चयन में गलती मत कर दीजिएगा कि आप उलझ करके रह जाएं। भले ही आपका एकदम भी तैयारी ना हो, फिर भी हिम्मत मत हारिए और 5 पेपर जो मुख्य परीक्षा का है, 5 पेपर से 5-5 टॉपिक लेकर के फर्स्ट राउंड में फिनिश कीजिए। फिर 5-5 टॉपिक चुनिए, फिर 5-5 टॉपिक, ऐसे ऐसे करके आपका एक सप्ताह के रेंज में बहुत सारे टॉपिक्स को आप निकाल सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।